आज हम शासन यानी गवर्नेंस के एक ऐसे मॉडल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो मदीना की पहली इस्लामी रियासत पर आधारित है। और हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ मतलब इतिहास की धूल फाकती कोई किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आज की दुनिया के लिए, हमारे राष्ट्र राज्यों, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी विविधता, इन सब के लिए एक आधुनिक खाका या कहीं तो एक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों का मिशन भी बहुत साफ है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई पुरानी यादों में खो जाना नहीं है, बल्कि एक काम करने वाला एक प्रैक्टिकल डिजाइन है। हाँ, ये दस्तावेज इस मॉडल के जो बुनियादी सिद्धांत है, इसकी पूरी संरचना और इसकी न्याय व्यवस्था, उसकी परत दर परत पड़ताल करते हैं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये स्रोत सिर्फ एक आदर्श की तस्वीर नहीं बनाते। हम्म। वे इस आदर्श मॉडल की तुलना सीधे तौर पर आज के सऊदी अरब की राजशाही से करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि ये आधुनिक मदीना मॉडल आखिर है क्या और ये मौजूदा व्यवस्थाओं से इतना अलग क्यों बताया गया है। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, हमारी चर्चा का जो मकसद है वो इन स्रोतों में दिए गए विचारों को जस का तस सामने रखना है। हाँ, बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल। हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों में क्या तर्क दिए गए हैं और वह किस नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ब्लूप्रिंट की नींव क्या है? स्रोत कहते हैं कि इसकी बुनियाद कुछ ऐसे सिद्धांतों पर रखी है जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला है संप्रभुता, यानी सॉवरेनिटी। सुनने में ये एक राजनीतिक शब्द लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि कानून का जो अंतिम स्रोत है वो अल्लाह है, इंसान नहीं। अच्छा। इंसान कानून बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक नैतिक दायरे के भीतर। स्रोत कुरान की एक आयत का हवाला देते हैं, फैसला सिर्फ अल्लाह का है। और इसके असर के बारे में सोचे तो? हाँ, जरा इसके असर के बारे में सोचिए। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी पूर्ण राजशाही, कोई भी संसद जो चाहे कानून बना दे, या कोई भी ऐसा राष्ट्रवाद जो देश को ही ईश्वर बना दे, इस मॉडल में मुमकिन नहीं है। मतलब हर तरह की इंसानी सत्ता पर एक नैतिक लगाम लगी हुई है। बिल्कुल। किसी भी इंसान या संस्था को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। और दूसरा सिद्धांत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो अधिकार को अमानत यानी ट्रस्ट के रूप में देखता है। ये तो आज की राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है ना? हाँ, जहाँ सत्ता को एक निजी जागीर समझा जाता है। सही। बिल्कुल। और स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अमानत का मतलब है कि आप जनता के संसाधनों के केवल केयरटेकर हैं, मालिक नहीं। नेतृत्व एक सेवा है, कोई वीआईपी स्टेटस नहीं। जनता का पैसा शासक की निजी तिजोरी नहीं है। वही। और सबसे जरूरी बात जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं, कि अगर नेता उस भरोसे को तोड़ता है, अन्याय करता है, तो उसे बिना खून खराबे के एक सिस्टम के तहत हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो हुई सैद्धांतिक बातें, लेकिन ये सिद्धांत जमीन पर शासन की संरचना को कैसे आकार देते हैं? स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंटी फेरॉन डिजाइन। हाँ, एंटी फेरॉन डिजाइन। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो किसी को भी तानाशाह बनने से रोकता है। हाँ, ये इस मॉडल का दिल है। इस डिजाइन के तहत राष्ट्रप्रधान या शासक का चुनाव विरासत से नहीं हो सकता है। अच्छा। उसे एक योग्य शूरा यानी एक सलाहकार परिषद चुनती है, और उसका कार्यकाल भी निश्चित होता है, हमेशा के लिए नहीं। एक मिनट, स्रोत ये भी कहते हैं कि कानून के जरिए शासक को एक सादा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है और उसकी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से ऑडिट होता है। हाँ, आज की दुनिया में तो ये कल्पना से भी परे लगता है। यही तो इस डिजाइन की खासियत है। कोई शाही महल नहीं, कोई राजवंश नहीं, कानून से कोई छूट नहीं, और व्यक्तित्व पूजा या चमचागिरी की कोई जगह नहीं। स्रोत पैगंबर के एक कथन को इसका आधार बताते हैं, लोगों का नेता उनका सेवक होता है। ये पूरा डिजाइन ही सत्ता के केंद्रीकरण और उसके साथ आने वाले घमंड को तोड़ने के लिए बनाया गया है। आपने शूरा काउंसिल का जिक्र किया, लेकिन कई देशों में ऐसी सलाहकार परिषदें होती हैं जो सिर्फ रबर स्टैंप का काम करती हैं, मतलब शासक की हाँ में हाँ मिलाती हैं। क्या ये भी वैसी ही है? नहीं नहीं, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये बिल्कुल वैसी नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी बनावट में है। इसमें सिर्फ शासक के वफादार या दरबारी विद्वान नहीं होते, बल्कि स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें कुरान के जानकार विद्वानों के साथ साथ अर्थशास्त्री, सामाजिक प्रतिनिधि, महिलाएं, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि मजदूरों और गरीबों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हाँ, और सिर्फ प्रतिनिधि ही नहीं, उनके पास असली शक्तियां भी होती हैं।
जैसे कानूनों को मंजूरी देना, शासक से सवाल करना। हाँ, मीडिया के सामने शासक से सार्वजनिक रूप से सवाल करना, और अगर शासक जुल्म करे तो उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू करना। ये एक असली चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। और स्रोत यहीं पर पहला बड़ा अंतर दिखाते हैं। मदीना मॉडल में जवाबदेही इस विविध शूरा के जरिए होती है, जबकि सऊदी मॉडल में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सत्ता वंशानुगत है और जवाबदेही का ऐसा कोई सार्वजनिक और संस्थागत ढांचा नहीं है। और ये जवाबदेही सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं होगी, है ना? जब कानून की बात आती है तो स्रोत कहते हैं कि कानून का शासन अनिवार्य है। और इसके लिए वे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो किसी भी शासक को हिलाकर रख दे। स्रोत पैगंबर मोहम्मद का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन उद्धृत करते हैं। कौन सा? उन्होंने कहा था, अगर फातिमा, जो उनकी अपनी बेटी थी, ने भी चोरी की होती तो मैं कानून लागू करता। वाह! आप इस एक वाक्य में छुपे संदेश की गहराई को समझिए। मतलब कानून की नजर में पैगंबर की अपनी बेटी और एक आम नागरिक में कोई फर्क नहीं। ये तो न्याय की परिभाषा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब है शासक और आम नागरिक दोनों के लिए एक ही कानून, एक ही अदालत। कोई एलीट कोर्ट नहीं, कोई गुप्त मुकदमे नहीं, जहां अमीरों और शक्तिशाली लोगों को बचा लिया जाए। और स्रोत का दावा है कि सिर्फ ये एक नियम ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। हाँ, वे कहते हैं कि ये एक नियम ही किसी भी समाज से 80% भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। जब कानून सबके लिए बराबर हो जाता है तो सत्ता का दुरुपयोग अपने आप मुश्किल हो जाता है। तो राजनीतिक और कानूनी जवाबदेही की बात तो साथ हो गई, लेकिन किसी भी राज्य की नींव तो उसकी अर्थव्यवस्था होती है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये मॉडल आज के पूंजीवाद या साम्यवाद जैसा है? नहीं, स्रोत इसे एक तीसरा रास्ता बताते हैं जो पूंजीवाद विरोधी भी है और साम्यवाद विरोधी भी। अच्छा। यहाँ भी वही अमानत वाला सिद्धांत लागू होता है। धन को एक सामाजिक अमानत माना जाता है, आपकी निजी संपत्ति नहीं जिसे आप जैसे चाहें जमा करते रहें। मतलब होर्डिंग या धन जमा करके रखना वो एक अपराध है। हाँ, उसे एक अपराध माना गया है और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता को अस्वीकार्य बताया गया है। लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? सिर्फ कह देने से तो असमानता खत्म नहीं होती। इसके लिए स्रोत 2 अनिवार्य उपकरणों का जिक्र करते हैं। पहला है ज़कात। यह सिर्फ दान नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य टैक्स है। बिल्कुल, एक अनिवार्य टैक्स जिसे राज्य एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत इकट्ठा करता है और उसका एकमात्र लक्ष्य गरीबी को जड़ से खत्म करना होता है। और दूसरा रिबा, यानी ब्याज पर पूर्ण प्रतिबंध, जिसका मकसद लोगों को कर्ज की गुलामी से बचाना है। सही। इसके अलावा बाजार में भी एकाधिकार यानी मोनोपोली बनाने और मजदूरों के शोषण पर सख्त रोक है। तो ये एक तरह से एक नैतिक अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। इसकी सीधी टक्कर करवाते हैं। पैगंबर के मदीना मॉडल और आज के सऊदी राजशाही के बीच। हाँ, और वो एक बहुत स्पष्ट अंतर खींचते हैं। हाँ, और ये तुलना बहुत गहरी है। शुरुआत करते हैं अधिकार के स्रोत से। मदीना मॉडल में, जैसा हमने चर्चा की, अंतिम अधिकार अल्लाह का था और नेता की वैधता मतलब लेजिटिमेसी इस बात पर टिकी थी कि वो नैतिक रूप से भरोसेमंद है या नहीं। और सऊदी अरब में? सऊदी अरब में स्रोत बताते हैं कि अंतिम अधिकार राजशाही का है और वैधता वंशानुगत है, यानी खून के रिश्ते पर आधारित है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मदीना में जनता की आज्ञाकारिता सशर्त थी, सिर्फ सही बातों में, जबकि सऊदी मॉडल में ये काफी हद तक बिना शर्त है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी दार्शनिक अंतर है और ये अंतर नेताओं की जीवन शैली में और भी ज्यादा साफ दिखता है। कैसे? स्रोत बताते हैं कि मदीना के नेता, जैसे कि पहले खलीफा, सबसे सादा जीवन जीते थे। वो आम लोगों के बीच बिना गार्ड के चलते थे। कई बार वे खुद भूखे सो जाते थे ताकि राज्य का कोई नागरिक भूखा न रहे। और सऊदी मॉडल में? जबकि सऊदी मॉडल में शाही विलासिता, महल और भारी सुरक्षा एक आम बात है। स्रोतों के अनुसार ये नेता लोगों का सेवक है वाले पैगंबर के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्रोत ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब कलिमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पालन नहीं करता? ये तो एक बहुत बड़ा आरोप होगा। नहीं, स्रोत यहाँ एक बहुत संतुलित और नुआंस्ड दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि सऊदी अरब तौहीद यानी एक ईश्वर में विश्वास के स्तर पर कलिमा का मजबूती से पालन करता है। अच्छा।
मूर्ति पूजा का सख्त विरोध है और कई सामाजिक सीमाएं जैसे शराब पर प्रतिबंध वो भी लागू हैं। स्रोत कहते हैं कि इसे छोटी बात नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब कई मुस्लिम देशों ने ये स्पष्टता भी खो दी है। तो फिर मॉडल टूटता कहाँ है? स्रोतों के मुताबिक ये दरार कहाँ आती है? स्रोत के अनुसार ये दरार राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर आती है। राजनीतिक स्तर पर कैसे? राजनीतिक स्तर पर एक पूर्ण राजशाही जहां शासकों की कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है, वो ला इलाहा यानी कोई पूज्य नहीं है के सिद्धांत से सीधे तौर पर टकराती है। क्योंकि ला इलाहा का राजनीतिक मतलब ही ये है कि किसी भी इंसान को बिना शर्त असीमित अधिकार नहीं मिल सकता। मतलब जब शासक खुद को जवाबदेही से ऊपर मान लेता है तो ये सिद्धांत राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। और आर्थिक स्तर पर? आर्थिक स्तर पर भी यही होता है। अत्यधिक धन का कुछ ही हाथों में जमा होना, शाही विशेषाधिकार और प्रवासी श्रमिकों के शोषण जैसी व्यवस्थाएं इल्लल्लाह यानी सिर्फ अल्लाह के उस सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं जिसके अनुसार धन एक सामाजिक अमानत है किसे जमा नहीं किया जा सकता। स्रोत कुरान की उस चेतावनी का भी हवाला देते हैं जो सोना चांदी जमा करने वालों को एक दर्दनाक सजा की खबर देती है। तो जहां व्यक्तिगत आस्था के स्तर पर कलीमा मजबूत हो सकता है, वहीं व्यवस्थागत यानी सिस्टेमिक स्तर पर ये सिद्धांत टूट जाते हैं। स्रोत एक और दिलचस्प जुमला इस्तेमाल करते हैं, चुनिंदा सुन्नत की समस्या। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सऊदी मॉडल अक्सर अनुष्ठानिक सुन्नत यानी रिचुअल सुन्ना को तो बहुत जोर शोर से लागू करता है, जैसे प्रार्थना का तरीका, दाढ़ी की लंबाई या पहनावा। लेकिन न्याय की सुन्नत की उपेक्षा करता है? हाँ, जस्टिस सुन्ना की उपेक्षा करता है। जबकि स्रोत पैगंबर के एक और कथन का हवाला देते हैं, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे न्याय करने वाले शासक हैं। स्रोतों का तर्क है कि इस्लाम में न्याय इन बाहरी प्रतीकों या दिखावे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सब विश्लेषण के बाद इन स्रोतों का अंतिम फैसला क्या है? वे इस तुलना को कैसे समाप्त करते हैं? उनका फैसला बहुत तीखा और स्पष्ट है। एक वाक्य में कहें तो मदीना सत्ता के साथ एक नैतिक राज्य था, सऊदी धार्मिक प्रतीकों के साथ एक सत्तावादी राज्य है। ये तो बहुत सीधी बात है। और एक और टिप्पणी है जो सीधे दिल पर लगती है। झंडे पर कलिमा लिखना एक बात है और शासन में उसे जीना बिल्कुल दूसरी बात है। और ये मॉडल, ये मदीना ब्लूप्रिंट अगर इतना ही शक्तिशाली है तो असल दुनिया में इतना दुर्लभ क्यों है? क्या स्रोत इसका भी कोई जवाब देते हैं? हाँ, और जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये उन लोगों को डराता है जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि ये मॉडल शासकों, बड़े बड़े निगमों और उन धर्म गुरुओं के अभिजात वर्ग को डराता है जो सत्ता के साथ मिले हुए हैं, और ये आम लोगों को सशक्त बनाता है। तो ये शक्ति के मौजूदा ढांचों को चुनौती देता है। बिल्कुल। यही कारण था कि मक्का के कुरैश ने पैगंबर का इतना विरोध किया था, क्योंकि ये उनके पूरे पावर स्ट्रक्चर को जड़ से चुनौती देता था। तो आज हमने शासन के एक ऐसे विस्तृत खाके को समझा जो जवाबदेही, परामर्श और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। हमने ये भी देखा कि स्रोत इस आदर्श मॉडल की तुलना आज की एक वास्तविक व्यवस्था से कैसे करते हैं और सिर्फ प्रतीकात्मक विश्वास और व्यवस्थागत कार्यान्वयन के बीच के गहरे अंतर को उजागर करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक अकादमिक या काल्पनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक डिजाइन है। हाँ, एक प्रैक्टिकल डिजाइन। वितर्क देते हैं कि किसी भी समाज की सफलता को जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि वहां न्याय तक आम आदमी की पहुंच कितनी है, गरीबी कितनी कम हुई है और लोगों का अपनी संस्थाओं में विश्वास कितना है। यह सफलता को फिर से परिभाषित करने का एक प्रयास है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोतों में ये बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि शासक और अन्य अभिजात वर्ग इस मॉडल का विरोध क्यों कर सकते हैं। जाहिर है, क्योंकि ये उनसे शक्ति और विशेषाधिकार छीन लेता है। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए कि कुछ मामलों में आम नागरिक खुद उस व्यवस्था का विरोध क्यों कर सकते हैं जिसे विशेष रूप से उन्हें ही सशक्त बनाने, उन्हें ही ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।